हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों मैं आपसे एक बार तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा बीएसटीसी वालों, अरे छोरो कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी अच्छे से करो। फॉर्म तो सबने फिल कर दिया होगा। फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी स्टार्ट कर दो ढंग से। अब तुम्हारे पास गिने चुने दिन बचे हैं, बस इधर उधर की बातों पर कम ध्यान देकर और तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो भी बच्चा सर्वज्ञ इंस्टीट्यूट में पेपर देने नहीं आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए सेल्फ असेसमेंट के लिए सर्वज्ञ कोचिंग में प्रत्येक संडे को 9 से 12 दोस्तों एवरी संडे 9 से 12 टेस्ट सीरीज बीएसटीसी की फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो जो भी बच्चे नहीं आ रहे वो निरंतर रूप से अपनी टेस्ट सीरीज से अपने आप को परखें और पता चला है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, आप कहीं से पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, ये कोई बात है मायने नहीं रखती है। सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है कि आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर गेन करते हो। ठीक है, तो बातों को समझो और बात की गहराई को समझो। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के। तो हमने 1 से 25 तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। यहाँ करेंगे हम 26 से और 50। मैंने पहले भी कहा है जो बच्चा केवल सॉल्यूशन की क्लास ले लेगा उसकी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 45 प्लस का स्कोर आप यहाँ पर रीजनिंग में अचीव कर सकते हो। आई नहीं बात समझ में? तो आपका टाइम बर्बाद किए बगैर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है निम्न समीकरण को सही हल करने के लिए किन में से 2 चिन्हों को परिवर्तित करना है। किन 2 चिन्ह को हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों? इधर देखना, इसमें समीकरण क्या लिखा हुआ है, 4 + 4 भाग 5 4 + 4 भाग 5 माइनस 18 × 2 बराबर क्या लेके आना है, 25 लेके आना है। अब इनमें से किन 2 चिन्हों को चेंज करें हम, किन 2 चिन्हों को चेंज करें जिससे कि समीकरण सही हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखना, क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर डी वाला देखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में क्या करवा रहा है, इनटू को चेंज करवा रहा है किससे, भाग से। इनटू को भाग से चेंज करना है। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर और बाकी तो 3 गलत है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर ऑप्शन डी पर चलते हैं। 14 + 4 इनटू को भाग से, भाग को इनटू से, तो यहाँ आएगा इनटू -18 भाग 2 आएगा। दोस्तों ये हो गया ना चेंज, भाग को इनटू से कर दिया, इनटू को भाग से चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करो पहले, 14 + 20 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, ये 9 हो गया। 14 और 20 34 में से 9 घटाओ दोस्तों, कितना निकला 25। 25 बराबर 25, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर काम चल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो एक कोडिंग दे रखी है, हमें केवल उस कोडिंग की पालना करनी है यहाँ पर, और उस कोडिंग के हिसाब से दोस्तों हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है किसी कोड भाषा में SURENIC का अर्थ सी इज ब्रेव है। ठीक है। इसके बाद कहा गया है PSORENIC का अर्थ दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। इसके बाद और भी कहा गया है SOREZ, इसका अर्थ दोस्तों कहा गया यहाँ पे इज ऑलवेज चीयरफुल। ये हमको यहाँ पर दोस्तों इसमें प्रश्न में कहा गया है और हमसे पूछा है स्माइलिंग का कोड क्या होगा, या स्माइलिंग को अपन किससे डिफाइन करेंगे। अब देखना यहाँ पर देख लेना तुम, जो अपन के कोडिंग में सेम शब्द दिए होते हैं ना, उनकी उसी हिसाब से कोडिंग करनी है। जैसे देखो यहाँ पर SURENIC दिया हुआ है, इसके लिए ये इधर रखा है। अब इधर देखो इनमें कोई कॉमन है क्या आपस में, ऊपर नीचे देखो, रे यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है। अरे 2 जगह रेनिक कॉमन है, तो देखना फिर 2 शब्द कॉमन होने चाहिए। जैसे यहाँ पर सी भी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर इज भी है और यहाँ पर इज भी है। तो इन दोनों के कोड तो इन दोनों में से दोस्तों कोई ना कोई होंगे। इसके बाद आगे चलते तो हम देखो पहले इसमें दूसरे और तीसरे में देखना, यहाँ पर रे है और यहाँ पर सोर है।
या तो सौर, अब देखना एक चीज और देख लो, रे तीनों में कॉमन है, रे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो रे के लिए तो देखना इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है। तो दोस्तों रे के लिए तो क्या आ गया यहाँ पर, इज आ गया, ठीक है। इसके बाद हमसे किसका पूछा है, स्माइलिंग के लिए पूछा है, ठीक है। अब देखना ये इसके लिए बच गया, तो सी किसके लिए बचा दोस्तों, निक के लिए, या निक का कोड क्या है, सी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर शोर कॉमन है और यहाँ पर भी शोर कॉमन है, और देखो कौन सा, ऑलवेज और ऑलवेज कॉमन है। अरे यहाँ पर शोर कॉमन है और यहाँ पर भी शोर कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों में ऑलवेज ऑलवेज कॉमन है, ठीक है ना। तो ये वाला कोड किसका है दोस्तों, शोर का है। अब तुमसे पूछा है स्माइलिंग वाला, तो केवल ये स्माइलिंग बच गया और यहाँ पर कौन सा बच गया, पी बच गया। तो दोस्तों स्माइलिंग का कोड क्या होगा, पी होगा। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर डी। मैंने तुम्हें बताया एक एक प्रश्न को हम एक एक प्रश्न का दोस्तों पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, केवल मैं मात्र यहाँ पर मैं ऑप्शन टिक करा के आपका टाइम बर्बाद करूँ ऐसा नहीं करूँगा। एक एक कुछ अगर कुछ देख रहे हो ना तो उसको समझो पहले। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो चीज़ों को समझें कि कैसे आया है। ऑप्शन तो मैं सटासट टिक करा सकता हूँ लेकिन उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में देखना, एक समूह में उतनी मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। देखना, अरे मुर्गी है उतनी क्या है, भेड़ है। अगर मैं एक्स एक्स मान लूँ दोनों को, मुर्गियों की संख्या एक्स है तो भेड़ों की संख्या भी एक्स है। पुरुष बकरियों से दुगने हैं, ठीक है साहब, और आगे बढ़ो, और बकरियां भेड़ों से दुगनी हैं। एक है फिर बकरी और एक है पुरुष, ये चीजें हैं इसमें दे रखा है पुरुष बकरियों से दुगने हैं और बकरियां भेड़ों से दुगनी है। अरे बकरी भेड़ों से दुगनी है मतलब दोस्तों बकरी कितनी है, 2x, और जो पुरुष है वो बकरियों से भी दुगने हैं, मतलब ये कितने हैं, दोगुने करेंगे हम तो ये कितने हो जाएंगे, पुरुष 4x पुरुष है। आए समझ में, ठीक है। इसके बाद कहा गया यदि कुल पैरों की संख्या, दोस्तों पैर कितने दे रखे हैं, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 66 है। कुल पैरों की संख्या 66 है। तो बताओ समूह में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, मुझे बताओ मुर्गियों की संख्या x है, तो दोस्तों मुर्गी के कितने, देखना यहाँ पर चीज क्या दे रखी है, पैर दे रखे हैं ना, तो पैर के हिसाब से चलते हैं। अरे मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी के दोस्तों 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर पैरों की संख्या मुर्गी के की कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है साहब। अब बताओ भेड़ के कितने पैर होते हैं, अरे भेड़ के पैर 4 होते हैं ना, ये लिख देता हूँ मैं पैर। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो भेड़ के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4x। ऐसे मुझे बताओ बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो बकरी 2x है। अरे 2x बकरी मतलब जैसे 2 बकरी हैं तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, 8, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी पैरों की, 8x। ऐसे मुझे बताओ पुरुष कितने हैं, 4x, और पुरुष के पैर होते हैं 2, तो पुरुष के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 दूनी के 8x। अब इनके कुल पैरों की संख्या किसके बराबर दे रखी है हमको, 66 के बराबर दे रखी है। ये कुल पैर ही तो निकले, इनकी संख्या 66 के बराबर दे रखी है, तो यहाँ से निकालो 4 और ये 2 4 6 और ये 16, 22x हो गया। 22x बराबर क्या दोस्तों, 66। x बराबर निकालोगे तो x बराबर 66/22, 66/22, तो बराबर कितना निकला दोस्तों, ये देख लेना, तुम भ्रमित मत होना, ये रीजनिंग का ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें तुम ये मत सोचना गणित काम आए, ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। x बराबर कितना निकला दोस्तों, 3 निकला। अब प्रश्न में हमसे पूछा है इसमें कितने पुरुष हैं। अब हमसे तो जो पूछे वो निकाल सकते हैं। अरे पुरुषों की संख्या कितनी है, 4x है, ये संख्या है ना, ये संख्या है, तो यहाँ पर x का मान 3 है, तो पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो x का मान 3 रख दिया। तो दोस्तों पुरुष तो कितने हैं, 12 हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर हमसे मान लो बकरी पूछ लेता तो दोस्तों बकरियों के लिए यहाँ रखते, अरे बकरियों के लिए x का मान यहाँ रखते, तो 2 गुना 3, तो दोस्तों 6 बकरी निकलती। यदि हमसे भेड़ पूछता तो 3 भेड़ निकलती, और यदि मुर्गी पूछता तो दोस्तों 3 मुर्गी निकलती। आया समझ में। अब तुमसे चाहे कोई सी भी संख्या पूछ ले, तुम्हारे पास सारी संख्याएं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आए ना क्वेश्चन समझ में, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वो कह रहा है उसके हिसाब से अपन को ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों 12 वर्ष का सौरभ अपने भाई से 3 गुना है। अरे सौरभ की आयु तो क्या है, सौरभ ये उसका भाई है, 12 वर्ष का सौरभ अपने भाई से 3 गुना है, मतलब इसका भाई से 3 गुना छोटा होगा। 3 गुना छोटा होगा मतलब भाई कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का, ठीक है साहब। देखो ये 3 गुना हो जाएगा ना, 3 गुना है। इसके बाद
सौरभ की आयु उस समय कितनी होगी जब वह अपने भाई से दुगना हो जाए। अरे ये पूछ रहा है कि सौरभ की आयु उस समय कितनी होगी जब वो अपने भाई से दुगनी वर्ष का हो जाए। अब देखते हैं, इसमें चलते हैं। यदि हम दोस्तों पहले ऑप्शन से, वैसे तो अपन इसको बेसिक कर सकते हैं अपन, जैसे देख लेना, इसमें यदि मैं कुछ साल ऐड करूं तो इतनी साल इसमें बढ़ जाएंगी। तो देखते हैं, चलो पहला 14 वर्ष का होना चाहिए, मतलब इसमें 2 वर्ष ऐड करने के बाद ये तो 14 का हो जाएगा। इसमें 2 वर्ष ऐड करेंगे तो दोस्तों ये 6 का हो जाएगा। क्या दुगना है? नहीं है, तो 2 से अपन का काम नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात चलते हैं 20 वर्ष। अगर ये 20 वर्ष का होगा तो 8 वर्ष बड़ा होगा, 8 वर्ष आगे चलेंगे तो ये तो 20 का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 8 वर्ष चलेगा, भाई भी 8 वर्ष का आगे बढ़ेगा, दोस्तों ये 12 का हो जाएगा। क्या दुगना है? दुगना नहीं है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे देखो दोस्तों, आगे भी क्या कहा है, 16 वर्ष का होने के लिए इसको 4 वर्ष चलना पड़ेगा, इसको भी 4 वर्ष। तो ये तो हो गया 16 का और ये हो गया दोस्तों 8। अब देखो ये दुगना है क्या? अरे दुगना है ना, तो यही आयु पूछी हमसे, उस टाइम सौरभ की आयु कितनी होगी? 16 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आए ना समझ में? यहाँ पर अनुपात के हिसाब से भी इसको अपन कर सकते हैं। जैसे देखो अनुपात के हिसाब से हम कैसे करेंगे, ये आ गया तुम्हारे सामने। अब देखना, यदि मैं इसमें x वर्ष जोड़ूं, यदि मैं इसमें x वर्ष जोड़ूं तो दोस्तों इसमें भी मुझे x वर्ष जोड़नी पड़ेगी, मतलब x वर्ष आगे चलने की तो बात कह रहा वो। अब बताइए कि जब अपन इसमें x वर्ष जोड़े तब दोस्तों ये अपने भाई से दुगना हो जाए, मतलब इनका अनुपात ये हो। ठीक है, तो देखना ये कैसे करेंगे। 12 प्लस x, ये तो सौरभ का अनुपात बटे इसके भाई का अनुपात 4 प्लस x, तो ये अनुपात 2 अनुपात 1 होगा, दुगना हो जाएगा ना। तो इसको यहाँ से सॉल्व करना दोस्तों, इसको बदगुना कर देना। ये क्या है? 12 प्लस x बराबर ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2x, 8 प्लस 2x आ गया ना, ये 8 और ये 2x। ठीक है साहब, 8 को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो 8 को इधर ले आएंगे तो 4 बचा और x को उधर ले जाएंगे तो दोस्तों x बचा। तो x की वैल्यू क्या आई? यहाँ पर 4 आई। तो दोस्तों यदि हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्या निकला था? 1 अनुपात, तो ये x प्लस मतलब 4 प्लस 4। तो दोस्तों भाई तो तब 8 वर्ष का होना चाहिए, और इसकी x की वैल्यू रखेंगे तो 12 प्लस 4 मतलब ये कितने वर्ष का होगा? 16 वर्ष का। तो चाहे तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर लो और चाहो तो आप अनुपात के हिसाब से कर लेना। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में 2 कथन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके लिए 2 कथन दिए हुए हैं, जैसे इनको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये बड़ा है, जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह होता है ना वो बड़ा होता है, ध्यान में रख लेना। जिसकी तरफ चोंच होती है वो छोटा है। ए बड़ा है बी से, ठीक है साहब। बी बड़ा है सी से, ठीक है साहब। और सी छोटा है डी से। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है सी बराबर है, यदि मैं इसको यहाँ पर लगा दूं, सी बराबर है ई के और ई बड़ा है किससे? जी से। ये दोनों कथनों को मैंने एक साथ लिख दिया। पहला कथन ये था और दूसरा कथन ये था, इनको लिख दिया। तो दोस्तों इसमें निष्कर्ष दे रखे, निष्कर्ष ए दे रखा है, तो बताओ डी बड़ा है, डी बड़ा है क्या ई से? अब देखना, ई यहाँ पर बराबर है किसके? सी के, और सी किससे छोटा है? डी से। या डी किससे बड़ा है दोस्तों? अरे डी बड़ा है ना सी से, तो डी जब सी से बड़ा है तो ई से भी बड़ा होगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं। बी बड़ा होना चाहिए किससे? ई से। अब देखना, ये तो तुम्हें यही पता चल रहा है। अरे बी सी से बड़ा है और सी और ई बराबर है, तो दोस्तों बी किससे बड़ा होगा? ई से। ये भी सही है। इसके बाद दोस्तों निष्कर्ष नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? ए छोटा है जी से। अरे ए छोटा होना चाहिए जी से, तो देखो ए यहाँ पर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, मतलब ए इनमें सबसे बड़ा निकला। अब यहाँ पर देख लेना, ये ई और ये बराबर हैं, लेकिन ई किससे बड़ा है? अरे ई जी से बड़ा है, मतलब जी तो छोटा निकला इनमें सब में, जी छोटा है। जबकि निष्कर्ष में कह रहा है जी बड़ा होना चाहिए ए से, तो ये वाला निष्कर्ष दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 व 2 सही हैं। ठीक है ना दोस्तों, आ गया होगा समझ में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 जो एक घन वाले क्वेश्चन है, इनकी बात करते हैं। देखो इसमें मैं आपको बेसिक सी चीजें, पूरी चीजें बता दूंगा घन से संबंधित। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे दोस्तों।
इसमें ये कहा गया है कि एक 16 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है। ठीक है साहब, सबसे पहले तो एक 16 सेंटीमीटर भुजा का मैंने एक घन बना लिया। ये मैंने एक 16 सेंटीमीटर भुजा का यहाँ पर घन बना लेता हूँ, जिसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। इधर देख लेना एक बार थोड़ा सा। ये 16 सेंटीमीटर मतलब इसकी ये भुजा भी 16 है, ये भुजा भी 16 है, और दोस्तों ये भुजा भी 16 है, मतलब लंबाई भी 16 है, चौड़ाई भी 16 और ऊंचाई भी 16 है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के भुजा के में काटना है। तो देखना पहले तो, यदि मैं इसको 2-2 सेंटीमीटर में काटूंगा तो ये 1-2 सेंटीमीटर, इसके बाद 2। वैसे भी मैंने आपको बताया है बड़े घन की भुजा होती है ना, उसमें पहले छोटे का भाग दे दो। यहाँ पर कितना निकला, ये निकला, इसमें से -2 कर देना। इतनी काट करते हैं हम इसमें, इतनी क्या करते हैं, काट करते हैं। तो देखना है -1 करते हैं, इतनी काट करते हैं। तो देखो 1 2 फिर 2, यहाँ पर फिर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, दोस्तों ये 2। देखो 2 एकम 2, 4 6 8 10 12 14 और 16, ये पूरी को काट लिया हमने। तो ये ऐसे इनको काटना है। आए ना समझ में? देखना, इस घन को यहाँ पर हमसे ऐसे काटने के लिए कह रहा है कि ये साहब ऐसे करना चाहिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 काट करिए। तो दोस्तों 7 काट इधर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 4 6 8 10 12 14, एक गलत हो गया, एक और काटना था इसको। ये चलो मान लो यहाँ पर काट दिया, 7 काट हो गई। तो दोस्तों ये भी सब 2-2 सेंटीमीटर के हैं। समझना एक बार मैं आपके लिए समझा, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब देखना ये इस काट को ऐसे भी काटना है, मतलब प्रत्येक फलक को काटना है। तो इसको हम यहाँ पर भी काट लेते हैं साहब, ऐसे इसको काटना है। थोड़ी सी आकृति को तुम ज्यादा गौर करके मत देखना, ये आकृति थोड़ी सी गलत बन जाए तो, लेकिन चीजों को समझना बस। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये लास्ट में 7 काट हो गई। ऐसे दोस्तों ये है 2 3 4 5 6 और ये 7 काट हो गई। ये एक बड़ा घन था जिसको छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काटना है। अब ये क्या कह रहा है, जैसे इस पर एक सतह पर तो लाल रंग कर दिया, ठीक है, एक तरफ कर दिया, जैसे इस पर कर देते हैं हम हरा, और एक पर कर दिया दोस्तों पीला, मतलब इस सतह पर कर देते हैं पीला। ऐसे ही 6 फलक होती है घन की। अरे घन की 6 फलक होती है, ध्यान में रखना। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये है कि घन वाली शेप है, तो इस वाली पर तो कर दिया जैसे लाल, तो इधर वाली पर भी लाल होगा। आए ना समझ में? यदि इस पर वो हरा कर रहा है तो दोस्तों इसके विपरीत सतह पर भी हरा होगा। इस पर उसने किया पीला तो इसके विपरीत सतह पर भी पीला होगा। अरे 6 फलक होती हैं, इसमें 6 तो फलक होती हैं, 12 कोर होती हैं और 8 कोने होते हैं। समझना इन चीज़ों को, ये मैंने वैसे बेसिकली बता दिए। अब देखना इसमें हमसे जो जो प्रश्न में कहा जा रहा है, पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपके लिए फॉर्मूला बेस बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान में रख लेना, ऐसे घनों की संख्या जिनके 3 फलक दिखाई दे या 3 रंग से रंगीन हो, वो कोने वाले होते हैं। तो वो तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर मैं बात करूं दोस्तों जिनकी 2 फलक दिखाई दें, 2 फलक दिखाई दें, वो ध्यान में रख लेना, वो एक कोर पर बनते हैं। जैसे ये वाली कोर है ना, इस कोर पर ही बनेंगे वो 2 फलक वाले। लेकिन देखना ये कोने वाले तो 3-3 वाले हो गए, तो इसमें जो बचे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एक कोर पर बनते हैं। यहाँ अपन इसको कर देते हैं, जो अपन की भुजा निकली ना, अपन ने 16 में 2 का भाग दिया, तो दोस्तों n बराबर 8 निकला। इस n बराबर 8 में से अपन ने 2 घटा देना है, तो यहाँ मैं लिखूँ n-2 बनते हैं एक कोर पर। तो ऐसी दोस्तों कितनी कोर है इसमें? 12 कोर है। आए समझ में? या अपन बात करें एक फलक दिखाई दे, तो यहाँ पर करते n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर, मतलब एक पर देखते हैं n-2 का होल स्क्वायर। और दोस्तों ऐसी कितनी सतह इसमें? 6। ये एक वाले सतह पर बनते हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न में हमसे कहा गया है उसी के हिसाब से चलते हैं। देखो
तो इसमें क्या कहा गया, ऐसे घनों की संख्या 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, ऐसे घनों की संख्या जिनकी सतहों पर तीनों रंग हो। तो तीनों रंग वाले तो कितने होंगे दोस्तों, 8 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में तो है दोस्तों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31 में तो होगा डी ऑप्शन, 31 में तो डी है। इसके बाद बात करूं मैं 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो और दोनों पर लाल और हरा होना चाहिए। मतलब लाल और हरा दोस्तों केवल इन फलकों पर होगा, अरे जिन पर 2 रंग मिल रहे होंगे केवल उन फलकों पर होगा। तो ऐसी फलक उसमें 4 होती है, अरे जिन पर 2 मिलेंगे तो देखना, एक तो ये होगा, ऐसे इसके विपरीत वाली एक ये होगी, इधर दूसरी ये होगी और इसके विपरीत वाली एक और होगी। दोस्तों इसमें कितनी फलक होंगी, 4 होंगी। और एक फलक पर कितने बनते हैं, n-2, एक फलक पर n-2 बनते हैं। तो दोस्तों n का मान यहाँ पर 6 निकला, अरे n का मान 8 निकला, तो n-2 8 - 2। और ऐसी कितनी कोर है इसमें, 4 कोर हैं। कोर पर बनते हैं, ध्यान में रख लेना, जिनकी 2 सतह दिखाई दे वो कोर पर बनते हैं, जिनकी 3 सतह दिखाई दे वो कोनों पर बनते हैं, और जिनकी केवल 1 सतह दिखाई दे वो फलक पर बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये कितना निकला, 6 × 4। तो ऐसे कितने घन निकले जिनकी 2 सतह दिखाई दे या 2 सतह पर लाल और हरा रंग हो, 24 निकले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें कहा गया है ऐसे घनों की संख्या जिन पर केवल पीला रंग हो, इसकी बात कर रहा है। तो देखो केवल पीला रंग, पहले तो मुझे बताओ, एक सतह वाले दिखाई देते हैं केवल फलक पर या सतह पर, केवल किस पर, सतह पर दिखाई देते हैं। अब मुझे बताओ ऐसी इसमें कितनी सतह है, 6 सतह होती है, लेकिन पीले वाली कितनी है, 2 ही तो होंगी, एक तो ये, एक इसके सामने वाली। अब देखना केवल ये क्या इनके दिखाई देंगे, ये तो सबके 2-2 या 3-3 दिखाई दे रहे हैं। अरे जो कोर पर है उनके तो 2 और जो कोने पर है उनके 3, तो ये वाले कट जाएंगे। तो इसमें बचे केवल ये 1 2 3 4 5 6, और ऐसे भी इधर भी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 का वर्ग बचा। अब देखना यहाँ पर केवल एक सतह वाले के लिए हमने क्या किया था, n-2 का वर्ग करते हैं, n-2 का वर्ग एक सतह के लिए। अब n बराबर कितना निकला दोस्तों, 8 - 2 का वर्ग। और पीले रंग की कह रहा है, पीला रंग कितनी सतहों पर है, 2 सतह पर, इसलिए 2 से गुना 2 सतहों के लिए ये कितना निकला, 6 का वर्ग 36, 36 × 2 मतलब दोस्तों कितना निकला, 72। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर तो है 8, यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 24 और दोस्तों यहाँ पर है 72। आया ना समझ में, अरे ढंग से सबके समझ में आना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 की। ये अगर किसी के समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना एक बार, लेकिन वीडियो को रिवाइज करके या तुम दोबारा जरूर देख लेना कि इसमें क्या चीजें समझाई हैं। फिर अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो भले आप कितनी बार पूछ सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 की बात करता हूँ। इसमें देखना, इसमें कुछ खिलाड़ी दिए हुए हैं और उनसे संबंधित खेल दिए हुए हैं। तो पहले तो मैं खिलाड़ियों की सीरीज बना लेता हूँ। जैसे पी और क्यू 2 खिलाड़ी हैं, इनके लिए कहा गया है ये वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो ये कौन कौन सा खेलते हैं, वॉलीबॉल और हॉकी, ये भी वॉलीबॉल और हॉकी, ये अच्छा खेलते हैं दोनों ही, ठीक है साहब, ये दोनों खेल अच्छा खेलते हैं। इसके बाद कहा गया है आर और पी, एक और आदमी हो गया ऐड, आर और पी बेसबॉल और हॉकी खेलते हैं। इसके लिए लेता हूं मैं ये हॉकी, और एक और नया खेल है बेसबॉल। अब ये पी के लिए कहा है तो पी में भी अपन को बेसबॉल को ऐड कर लेना है, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है एस और क्यू, अरे एस और क्यू पहले से है, एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट, क्यू के साथ वॉलीबॉल है लेकिन एस के साथ वॉलीबॉल ये ऐड कर लिया। और एक नया खेल निकल के आया दोस्तों क्रिकेट, ये एस भी क्रिकेट खेलता है और दोस्तों यहाँ पर क्यू भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है साहब। इसके बाद देखते हैं आर एस टी, आर पहले से एस है और एक आदमी निकल गया है टी, आर एस टी बेसबॉल और फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। एक नया खेल निकल के आया बेसबॉल और फुटबॉल। यहाँ पर मैं बात करूं बेसबॉल
आर के लिए तो बेसबॉल है, लेकिन एक ही खेल और निकल के आता है यहाँ पर, बेसबॉल को मैं यही देता हूँ। एस में भी आएगा बेसबॉल और पी में भी आएगा बेसबॉल, और एक नया खेल निकल के आया दोस्तों फुटबॉल, जिसको आर भी खेलता है, एस भी खेलता है और दोस्तों टी भी खेलता है। आए समझ में? ये खेल निकल गया। ये तो खेलों की सूची है, ये इनके खेलने वाले हैं। ये आर में आएगा फुटबॉल, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब देखना समझना, आपके पास ये वाली टेबल बन गई। अब देखना इसमें जैसे जैसे उसने कहा है, जैसे जैसे उसने कहा है, ऐसे ऐसे हम इसके आंसर्स देंगे। निम्न में से कौन सा 4 खेल खेलता है? अरे 4 खेल खेलने वाला पी है क्या? पी 3 खेलता है। क्यू है क्या? आर है क्या? नहीं है। लेकिन देखो एस 1 2 3 4 वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। तो दोस्तों 4 खेल खेलने वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 में एस, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 की। हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन खेलता है? हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट। देखो हॉकी यहाँ भी है, वॉलीबॉल यहाँ भी है और क्रिकेट यहाँ भी है। एक तो क्यू आया। और देखो किसी के साथ है क्या? इसके साथ वॉलीबॉल भी है, लेकिन इसके साथ हॉकी नहीं है दोस्तों। ये एस हॉकी नहीं खेलता, और कोई नहीं है क्रिकेट खेलने वाला। तो यहाँ पर क्यू ऐसा है जो वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलता है। तो इसमें आएगा 35 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पर क्यू व्यक्ति ऐसा है जो इन हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट को खेलता है। आए समझ में? अगर कोई दिक्कत आई हो तो एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा भले चीज़ों को, लेकिन आप एक बार ढंग से देखना वीडियो को। अब देखो इसके बाद जैसे जैसे प्रश्न में कहा है ना गेम के लिए, वही गेम में ऐड करता गया हूँ जिसके साथ। आया समझ में? इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 बैनारे से संबंधित है, कथन निष्कर्ष का है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है 2 कथन दिए पी और क्यू। पी में कहा है कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ दोस्तों बल्ब क्या हैं? एलईडी हैं। ठीक है साहब। और कहा गया है कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। अरे कुछ एलईडी क्या हैं? ट्यूबलाइट। एक तो ये बन सकता है बैनारे, या मैं बात करूं दोस्तों कुछ बल्ब क्या हैं? एलईडी हैं। और ये भी तो बन सकता है कुछ एलईडी, इसमें तो कहा है कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। या तो ये चित्र बनेगा या ये चित्र बनेगा। इसमें केवल 2 स्थितियां संभव हैं। आए समझ में? यहाँ पर केवल 2 स्थितियां संभव हैं, या तो ये बनेगी या ये बनेगी। अब देखना क्या निष्कर्ष में क्या कहा गया है। निष्कर्ष ए में कहा गया है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं। अरे कुछ ट्यूबलाइट बल्ब दे रखे हैं क्या? तो दोस्तों निष्कर्ष एक यहाँ पर गलत सिद्ध होता है। और आगे चलो, निष्कर्ष 2 में कहा गया है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। एक में तो कहा गया है और एक में नहीं है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब ये यहाँ पर सही हो गया। इधर देखो इसमें देखते हैं तो दोस्तों या तो चित्र के हिसाब से ये होना चाहिए ऐसा, या चित्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों या तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर डी, या तो एक सही है। अरे या तो ऐसा होगा या दोस्तों ऐसा नहीं होगा, या तो एक सही है या 2 सही है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान में रख लेना, जब या तो वाली कंडीशन आए ना, जब आपके सामने या तो वाली कंडीशन आए तो उससे संबंधित जितने भी बैनारेख बनते हैं वो पहले एक बार डायग्राम में बना लेना, जब ही आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। अगर तुमने या तो वाली कंडीशन में यहाँ पर उससे संबंधित बैनारेखों को ऐड नहीं किया तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसे गलतियां हो जाएंगी। आए ना समझ में? इसके बाद बात करता हूँ मैं, ये सबके समझ में आया कि नहीं आया? देखना या तो चित्र ये बनेगा या ये बनेगा। अब पहले स्टेटमेंट इस चित्र के हिसाब से तो गलत है, लेकिन इसके हिसाब से सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है। दोस्तों या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक तो सही है। आया समझ में? इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। अब देखना इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 है, अगर कथन और अपन के पास तर्क वाला है तो हमेशा ध्यान में रखना पॉजिटिव तर्क लेना है। तर्क कैसा लेना है? पॉजिटिव, उससे संबंधित तर्क लेना। जैसे यहाँ पर कहा गया है क्या भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च करना चाहिए? दोस्तों इसमें कह रहा है भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च करना चाहिए क्या? ये तो कथन है हमारे सामने। ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया इसके तर्क देखो दो,
हाँ वैज्ञानिक अनुसंधान से उन्नति और प्रगति को मदद मिलती है। तो इसमें तो कोई नेगेटिव भाव नहीं है, तो ये तो यहाँ पर सही है। लेकिन दूसरे की बात करूँ, दूसरे में कहा गया नहीं, क्योंकि भारत को हाल के समय में कोई नोबेल पुरस्कार, अरे ये तो कोई चीज़ नहीं हुई, ये पुरस्कार नहीं मिले, इसकी वजह से हम इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं उसको, अनुसंधान नहीं कर सकते। अनुसंधान तो अपन कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत है। तो इसमें से केवल एक ही है जो पॉजिटिव सेंस में अपन के निकल के आ रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब वापस चलना है 7वां, तो 17 में से 7 घटाओ, दाएं से 10 आ जाओ। अरे 17 में से 7 घटाए तो कितना निकला, 10। अब दाएं से 10 आ जाओ तुम केवल। अगर दाएं से किसी को 10 बार नहीं पता हो तो मुझे तुम 10 का सीधे नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, जे आता है ना, TGOT में जे आता है 10 पर। अब जे का अपोजिट क्या है, जे पूरी क्यू करके तो क्यू है ना। अब देखना इधर से पूछा है तो उल्टे नंबर पर क्यू आएगा, आया समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी मतलब कौन सा शब्द अक्षर आएगा, क्यू आएगा। इसके बाद बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ सॉल्यूशन में तुम चीज़ों को ढंग से समझना। मैं एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया सभी कॉपी किताब है। सभी कॉपी क्या है दोस्तों, किताब है, ठीक है साहब। और कहा गया इसके बाद कोई किताब पेंसिल नहीं है, मतलब पेंसिल वाला रट्टा इनसे बाहर है। और इसमें कहा गया सभी पेंसिल रबड़ हैं, कोई पेंसिल किताब नहीं है और सभी पेंसिल क्या है दोस्तों, रबड़ हैं, ठीक है साहब। अब देखना इसमें निष्कर्ष एक में क्या कहा गया है, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कोई कॉपी पेन। अरे जब ये कॉपी इसमें किताब में आ रही है तो यहाँ पर ध्यान में रखना, जब किताब का ही मना किया है पेंसिल के लिए तो दोस्तों कॉपी तो होगी नहीं, मतलब निष्कर्ष एक तो यहाँ पर सही निकला। इसके बाद कुछ किताब रबड़ हैं, कुछ किताब रबड़ हैं क्या, ये ऐसी कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी। जब तुम्हारे सामने हो भी सकता है और नहीं भी, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में उस निष्कर्ष को गलत मान के चलना। जैसे अगर किसी ने ये वाला बना लिया हो, ये तो क्या है, कॉपी है, और ये क्या है, किताब है। अब किताब और पेंसिल के लिए तो मना किया है उसने पेंसिल, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे बना लेता है ये रबड़ वाला तो उसके यहाँ पर सही हो गया, लेकिन उसके दिमाग में रहना चाहिए इसका ये भी बैनारिक बन सकता है। इसके हिसाब से तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये भी तो बन सकता है इसके हिसाब से गलत है। जब तक हमारे सामने स्थिति कतई क्लियर ना हो तब तक हमको सही नहीं मानना है। तो यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष 2 गलत होगा। तो यहाँ पर 39 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मतलब केवल निष्कर्ष 1 सही है। इसके बाद में बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। तो एक अपन ने पढ़ा है ये शब्दकोश वाले शब्दों को जब जमाते हैं ना तो हमको एक एक अक्षर के हिसाब से चलना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 40 में 5 शब्द दिए हैं आपके पास। एक तो मोबाइल, एक दिया हो से ये पहला है, इसके बाद दूसरा दिया हो मैंडेट, ये दूसरा है दोस्तों। तीसरा दिया हुआ है आपके पास मंकी, चौथा दिया हुआ है मैंड्रेन, MANDRAIN, और 5वां दिया हुआ है आपके पास मास्टर, MASTER। अब पूछा है शब्दकोश का क्रम देखो पहले तो। अब मुझे बताओ इनमें सब में पहला अक्षर सब में सेम है, M, तो पहले से नहीं पता चला। इसके बाद बात चलते हैं दूसरे पर, M के बाद O, M के बाद दोस्तों ये मंडे है, ये मैंडेट है, ये यहाँ पर भी A है। इसके बाद यहाँ A आया, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, और दोस्तों यहाँ पर भी A है। मतलब ये तो पता चला है कि O वाले तो बाद में आएंगे। अब A में देखते हैं, यहाँ पर MAN है और MAS है, तो ये वाला भी इससे बाद में आएगा। तो देखना इसमें MAN, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, इसके बाद यहाँ पर T है, लेकिन यहाँ पर R है। तो दोस्तों R वाला पहले आएगा कि T वाला? R वाला आएगा पहले, मतलब पहले तो 4 नंबर दिखेगा, इसके बाद दोस्तों 2 नंबर दिखेगा, फिर ये AS वाला आएगा तो यहाँ पर
5 नंबर दिखेगा। अब ओ वाला देखना MO, इसके बाद B है और वहां पर क्या है MON है, तो B पहले आएगा कि N? B आएगा पहले, तो फिर 1 नंबर दिखेगा और दोस्तों फिर यहाँ पर 3 नंबर। अब हमसे क्या पूछा है, तो बताइए निम्न में से मध्य में कौन सा आएगा? मध्य में 5 नंबर आया, मध्य में 5 नंबर आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 41 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 41 बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा तो मैं कुछ नहीं समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है, इसमें एक शब्द दे दिया अबोव, दोस्तों एक शब्द दे दिया यहाँ पर अबोव, और हमसे पूछा है इसमें अबोव का कोड क्या दे रखा है, CAQUG, ये इसका कोड दे दिया। हमसे पूछा है बिलो का। अब देखो पहले तो इसमें संबंध देखना, इनमें क्या संबंध है आपस में। अरे ए के बाद सी आया तो यहाँ पर देखना +2 कर दिया, और बी के बाद ए आया दोस्तों यहाँ पर -1 कर दिया, ओ के बाद क्यू आया, ये 15 और ये 17, यहाँ पर +2 किया। यहाँ पर ये देखना बी से यू आया तो दोस्तों यहाँ पर -1 किया है। अरे 22 और 21 -1 ई से कहाँ गया है, जी पर 5 और 2 7 +2, मतलब पहले +2 फिर -1 +2 -1 इस प्रकार से कर रहा है। तो दोस्तों बी का नंबर 2 है तो +2 करना 4 डी पर, यहाँ पर तो करना है +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर +2, यहाँ पर -1 और दोस्तों यहाँ पर +2। अब देखो 5 में से 1 घटाया 4 पर डी आएगा, ये 12 में 2 जोड़ो 14 पर एन आएगा, ये होता है ओ 15 में से 1 घटाओ 14 पर एन आएगा। डब्ल्यू कितना होता है 23 में 2 जोड़ो 25, तो दोस्तों ये निकल गया है DDNNY, तो DDNNY ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, DDNY, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया निम्न में से विषम शब्द को चुनिए। अरे विषम शब्द को चुनना है कि विषम शब्द कौन सा है। यहाँ पर दे रखा है चढ़ना, तैरना, दौड़ना और सुनना, तो दोस्तों यहाँ पर और तो सब गामक कौशल है, मतलब यहाँ पर और में तो सब भूल बॉडी, मतलब पूरा शरीर काम में आ रहा है। जैसे चढ़ने में पूरा शरीर काम में आता है, ऐसे ही तैरने में पूरा शरीर काम में आता है, हाथ भी हिलते हैं, पैर भी हिलते हैं, अपन सब चीज़ें करते हैं, दौड़ने में भी सब चीज़ें काम आ रही है। लेकिन दोस्तों सुनने में ध्यान में रखना, केवल काम आने वाली चीज़ है वो कान है। सुनने में केवल कान, अगर तुम शांत बैठे रहकर भी, चुपचाप बैठे रहकर भी सुन सकते हो, तो इसमें आपकी पूरी बॉडी का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर सुनना क्या है दोस्तों, अलग है। तो सुनना मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 42 में ऑप्शन नंबर डी अलग है। ऐसे में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में ऊष्मा का, ये देखना मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक दोस्तों कैलोरी है। ऐसे यहाँ से पूछा है ध्वनि का मात्रक क्या होगा, ध्वनि का संबंध पूछा है किससे, तो देखना ध्वनि का संबंध वाट होता है क्या, वाट तो शक्ति का मात्रक है, जूल ऊष्मा का है, वोल्ट विभवांतर का है, तो डेसिबल है। आपने देखा भी होगा इस प्रकार से लिखा होता है डेसिबल। अरे ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं अपन दोस्तों, तो यहाँ पर ध्वनि का संबंध डेसिबल से, मतलब 43 में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा क्वेश्चन है, आइना समझ देखना एक बार। मैं एक प्रश्न को यहाँ पर एकदम डिटेल तरीके से बता के चल रहा हूँ, उस हिसाब से तुम लाभ लो इसका। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है दोस्तों, मोहन 4 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक 4 घंटे के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है, तो 21 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा। ये कोई मोहन नाम का आदमी है दोस्तों, ये चलना प्रारंभ करता है, 4 घंटे चलता है। मैं बात करूँ यहाँ से इसने प्रारंभ किया और 4 घंटे चला, 4 घंटे चला और 6 किलोमीटर। ये तो मैंने लिख दिया 4 घंटे, और ये मैंने लिख दिया 6 किलोमीटर चलता है, और प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का यहाँ पर विश्राम किया उसने। अरे यहाँ से तो उसने चलना प्रारंभ किया, ये तो उसका प्रारंभिक बिंदु है। 6 किलोमीटर चलने के बाद विश्राम करता है, वो कितने मिनट दोस्तों, 20 मिनट विश्राम करता है। फिर 6 किलोमीटर चलेगा वही 4 घंटे में, 6 किलोमीटर चला वही 4 घंटे में। इसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर उसने 20 मिनट का विश्राम किया, अब फिर वो चलेगा 6 किलोमीटर चलेगा वही 4 घंटे में चलेगा, और दोस्तों फिर वो विश्राम करेगा। हमको 21 किलोमीटर चलाना, ध्यान में रखना कितना हो गया, 6 12 और 6 18। अब देखना यहाँ से वो चलेगा, कितना बचा, यहाँ तक देखना 18 किलोमीटर आ गया, कितना बचा, 3 किलोमीटर बचा।
3 किलोमीटर बचा। तो दोस्तों 6 किलोमीटर चलने में ये दोस्तों कितना टाइम लगता है, 4 घंटे का। तो 3 किलोमीटर चलने में 2 घंटे का ही तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अब केवल ये 3 किलोमीटर चलेगा और उसको यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पहुँच जाएगा। 3 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, ये 2 घंटे। आए ना चीज समझ में। अब बताना है टोटल उसको कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम देखो 4 घंटे के तो उसने लिए दोस्तों 3 स्टेप, इसके बाद 2 घंटे का 1 स्टेप, 4 दूनी 8 दूनी ये 4 8 12 और 2 14 और ये 20 मिनट के 3 स्टेप लिए, उसने 3 बार विश्राम किया, तो ये घंटे हो गया। तो दोस्तों टोटल कितने घंटे लगे उसको यहाँ तक पहुँचने में, 15 घंटे लगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करूँ दोस्तों, ये आ गया ना समझ में। अरे 6 किलोमीटर चलता है तो वो विश्राम करता है 20 मिनट का, उस विश्राम को यहाँ पर अपन को मेंशन करना है। इसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में मतलब ZYX इस प्रकार से लिख दी दोस्तों, इस प्रकार से लिख दी तो बताया दाएं से, इधर से काउंट करना, दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से 17वें अक्षर के बाएं, बायां मतलब इधर होगा, मतलब इधर से 17 तो और चलिए दोस्तों 6 और चलना है। तो टोटल हमें यहाँ से कितने अक्षर चलना है, 17 प्लस 6, तो दोस्तों कितने चलना है 23। अब एक ही साइड से 23 चलना है। पहले देखो दाएं दे रखा है ना, तो एक ही साइड से 23 चलो, मतलब उसका सीधा नंबर। तो 23वें नंबर पर कौन आएगा, W आएगा। तो यहाँ पर W कौन से में, B में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 45वें में B है। इसके बाद में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 को समझना बेसिक है। इसमें ये इस प्रकार से तुम्हारे सामने आकृति बनी हुई, यहाँ 6 है, यहाँ 25 है और यहाँ पर 17 है। ऐसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 38 है और दोस्तों यहाँ पर क्या है 18 है। आपसे पूछा है इस प्रकार से, यहाँ 15 है, यहाँ पर 89 है और यहाँ पूछा यहाँ क्या आएगा। अब देखना इनमें कुछ ऐसा संबंध बनाते जो अपन का आगे भी काम आए। इधर देखना, यदि मैं इनको जोड़ देता हूँ ये तो कितना हो गया 42 हो गया, जबकि यहाँ 6 दे रखा है। तो क्यों ना मैं 42 लाने के लिए इसको मैं 7 से गुना कर दूँ, 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है साहब। इसके बाद इनको जोड़ो, ये कितना हो गया 56 हो गया। और 56 कैसे आएगा, जब इसको भी 7 से गुना करें। तो एक पैटर्न सा तो समझ में आ गया, इन दोनों को जोड़ना है और ऊपर वाली को 7 से गुना कर देना, तब आई। अब देखना यहाँ पर हमको पता नहीं है तो हमने x मान लिया, या अपन दोस्तों इसको 7 से गुना करना पड़ेगा ना योग लाने के लिए। तो इसको 7 से गुना किया तो 15 7 105 और ये इन दोनों का योग 105 के बराबर है। तो यदि मैं